नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मेरे साथ जो पॉलिटिकल शख्सियत है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हिमंत बिस्व शर्मा हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद और टाइम देने के लिए बहुत बहुत आभार भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सबसे रिसेंट कंट्रोवर्सी जो है, और वो कंट्रोवर्सी जुड़ी है अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट पर। वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने तो एक तरह का नियम बनाया मोदी जी ने कि 75 के बाद रिटायरमेंट। वो क्लेम कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेंगे, सितंबर में नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट लेंगे और अमित शाह जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर टेक ओवर करेंगे। अब देखिए, पहला बात, केजरीवाल का जो भी स्टेटमेंट है आपको देखना पड़ेगा कि वो तिहाड़ से ही आए हैं। You have to balance his mental frame, everything, because कोई एक व्यक्ति 52 दिन 53 दिन अगर जेल में रहता है और तुरंत आके कोई स्टेटमेंट देते हैं, पहले तो इसको डिस्काउंट करना चाहिए उनका दिमाग की हालत को देखते हुए। लेकिन मुख्यमंत्री है, अब डिस्काउंट करना ठीक नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसने बोला कि 75 इयर्स का कोई रूल बीजेपी में है। आज नारायण राणे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका उम्र कितना है? हमारा प्रदेश में ही बहुत सारे विधायक हैं जिसका उम्र 75 प्लस है। ये बात आपका दिमाग में है, लेकिन आप सुन लीजिए, मोदी जी 5 साल के लिए तो प्रधानमंत्री है ही। भगवान उनको लंबे आयु दे और उनका हाथ से ही, उनका मार्गदर्शन से ही, उनका प्रधानमंत्री का काल में ही भारत अमृत काल में पहुंचे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये कोई रूल नहीं है, अरविंद केजरीवाल का फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन? ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, कोई भी लोग रिटायर होते हैं फॉर वेरियस रीजन। मीडिया 75 इयर्स बोल देते हैं तो एक चल जाते हैं, लेकिन हमारा पार्टी का अंदर में कोई भी ऐसा रूल नहीं है। लोग 75 इयर्स बियॉन्ड, इट इज ऑल आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका हेल्थ कैसा है। कलराज मिश्रा जी गवर्नर है राजस्थान का, 75 प्लस इयर्स है। मैं आपको तमाम शख्सियत का नाम गिना सकता हूं जो 75 इयर्स का आगे भी काम किया है। कोई रूल नहीं है। जहां तक जोगी जी का बात है, थोड़ी दिन पहले मोदी जी यूपी में थे। मोदी जी ने क्या बोला कि जोगी जी मेरा मुख्यमंत्री है। जोगी जी का बुलडोजर का साथ साथ जोगी जी ने जो यूपी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसका बारे में भी देश को जानना चाहिए। दीज आर स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड। अभी तिहाड़ में टीवी का फैसिलिटी उनको मिला था, नहीं मिला था, ये तो वही जाने। अच्छा, राहुल गांधी के चैलेंज की बात करते हैं। राहुल गांधी ओपन चैलेंज दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, कह रहे हैं मेरे से आके बहस कर लीजिए। बट देखिए, कल अगर मैं जाके अमेरिका जाता हूं और बोलता हूं ट्रम्प को कि मेरा साथ आप बहस करो, क्या ट्रम्प मेरा साथ बहस करेगा? पहला बात बताइए, आप कौन है? एन राम एंड मदन लोकुर साहब का कुछ इनहेरेंट डेफिशिएंसी है। अब अमेरिकन सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल डिबेट ये भारत में नहीं होता है। कारण क्या है? अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू सीनेट। सीनेट में कभी ट्रम्प और बाइडेन साथ साथ नहीं बैठता है। बट हमारे जो भारत का डेमोक्रेसी है, इसमें इंदिरा गांधी जी और वाजपेयी जी हर दिन एक साथ पार्लियामेंट में बैठता है। 100 दिन से लेकर 150 दिन संसद चलता है। आपका पास इतना डिवाइस है, you can indulge in a debate and PM is bound to respond, like a no confidence motion, motion on thanks to the president. There are many devices where only PM reply. तो हमारा यहाँ में प्रेसिडेंशियल डिबेट हर दिन होते हैं पार्लियामेंट में। अगर आप अच्छा पार्लियामेंटेरियन है तो डिबेट हमेशा होता है। क्वेश्चन इज, अगर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री जी का साथ इतना डिबेट करने का शक है, अब तो कर सकता था। कांग्रेस पार्टी ने वो मौका अधीर रंजन चौधरी को दिया, आपको क्यों नहीं दिया?
कांग्रेस पार्टी ने उनका प्राइमरी स्पीकर किसको बनाता है? अधीर रंजन चौधरी को बनाता है। अगर आपका पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया है तो मोदी जी आपको मौका देगा। आप खड़गे जी को जाके पूछो, सोनिया गांधी को जाके पूछो कि मुझको लीडर ऑफ अपोजिशन आपने क्यों नहीं बनाया। अगर मैं लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे या लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी होते थे, हर दिन मैं मोदी जी का साथ बहस करता था। बहस करने का बाद जो मौका मिला वो दिन भी जाके मोदी जी का सामने वो क्या क्या किया जाके उनका कुर्सी पे आप तो देखा होगा। तो ये व्यक्ति एन रामा लुकुर साहब वो बाइडेन और ट्रम्प को ढूंढ रहा है, बट वो भूल गया है भाई हमारा संसद में ही हर दिन बाइडेन और ट्रम्प होता है। यू कैन डिबेट एवरी डे। तो ये जो सो कॉल इंटेलेक्चुअल है ना, उनका बहुत बड़ा समस्या है। ये या तो अमेरिका को कॉपी करना चाहते हैं या तो इंग्लैंड को कॉपी करना चाहते हैं। दे डोंट लुक एट इंडिया। इसका यही समस्या है। अच्छा, राहुल गांधी तो आपके फॉर्मर कॉलीग रहे हैं। राहुल गांधी अब से 10 साल पहले और राहुल गांधी अब 2024 के इलेक्शन कैंपेन में, आपको लगता है कि राहुल गांधी का जो सपना है देश का प्रधानमंत्री बनने का, उसकी दिशा में थोड़ा भी आगे बढ़े? राहुल गांधी का सपना क्या है उनका मैं प्राइवी नहीं हूं, लेकिन अगर आप मुझको बोले कि सोनिया गांधी का मैडम का जो भी प्रयास रहा राहुल को मैच्योर्ड बनाना, वो सक्सेस नहीं हुआ। इस बार चुनाव में भी वो सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? फेल है। नहीं तो बोलते थे कि मोदी जी हमारा साथ डिबेट करो। 3 चरण का चुनाव खत्म हो गया, आपने पार्लियामेंट में डिबेट नहीं किया, अब बोल रहे अभी मेरा साथ डिबेट करो। यू विल बी लीडर ऑफ ए, आपका उम्र से भी कम संसद आपका साथ होगा। आपका साथ कौन जाके डिबेट करेगा? और लीडर भी आप नहीं है अभी तक। तो मेरा लगता है कि जो दिन राहुल गांधी अमेठी से वेनाड चला गया, ही लॉस्ट एवरीथिंग एज ए पॉलिटिशियन। हम लोग नहीं जाते थे। जहां हारा हूं अगली बार सुनाऊं वहां ही जीतेगा। मेरा एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करता हूं। मैं जीवन का पहला चुनाव हार गया था। फिर मैं पीवी नरसिम्हा राव जी को मिलने गया था। तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने मुझको बोला था कि तुम चुनाव हारा है, ये तुम्हारे लिए मौका है। अभी तुम लोगों से 5 साल मिलते रहो, अगली बार तुम बहुत ज्यादा वोट से जीत जाएगा। एंड वी स्टिक टू हिज, आई स्टिक टू हिज एडवाइस इन माय फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ पॉलिटिक्स। कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज नहीं किया, टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, एंड टुडे रिजल्ट इज देयर बिफोर एवरीवन। बट आपने क्या किया? एक चुनाव हारा तो आप उत्तर से दक्षिण पहुंच गया, and that too in a constituency who is totally Muslim dominated constituency. आप राजनीति किसका सहारे करते हो? इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग का सहारे आप राजनीति करते हो। आपका नामांकन में आप कांग्रेस का फ्लैग भी आप नहीं लेके जाते हो। ये कोई पॉलिटिशियन है? वो तो कह रहे रायबरेली जीत रहे 5 लाख सीटों से। देखो, रायबरेली जीतना अलग बात है, जीते ना जीते वो तो अलग बात है, वो तो ईवीएम बताएगा। अगर मैं 5 लाख बता दूंगा तब तो वो बोल देगा ये तो ईवीएम मैनेज करके रखा है। नहीं तो आप भी तो 400 पार कह रहे हैं। नहीं, हम तो 450 पार बोल रहा है, वो तो 5 लाख वोट से जीतेगा बोल रहा है। इफ आई टेक योर स्टेटमेंट ऑन ए फेस वैल्यू। अगर मैं बोलूंगा नहीं नहीं मैं 4,10,000 वोट से जीतूंगा, तब वो बोलेगा मैंने ईवीएम मैनेज किया। अच्छा, वो कह संविधान लेकर जाते हैं, वो कहते हैं आपको 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। देखो, बीजेपी को कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का जरूरत क्या है? बीजेपी जो करना चाहते हैं वो तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा, आपको गो हत्या को आपको बंद करना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या लिखा है कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशन। आपको ये देश का विकास में आपको
अपना योगदान देना पड़ेगा। नाउ बीजेपी कौन सा अलग बात बोल रहे है? वो संविधान में ही तो बीजेपी है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो बोल के गया है वही तो हमारा भाषा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। वही तो हमारा भाषा है कि देश में पर्सनल लॉज नहीं रहेगा। वही तो हमारा भाषा है कि भाई भारत पाकिस्तान का अगर मैच होगा, आप पाकिस्तान के लिए ताली मत बजाइए, भारत का विकास में कंट्रीब्यूट करो। तो हमारा ही भाषा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। राहुल जो कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है लोगों को, ये मेरा तो नहीं लगता है उस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 है। उसको खोल के आपको देखना चाहिए कि इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि नहीं। मैं देखना चाहता हूं कोई दिन अगर मौका मिले तो। मेरा लगता है वो पेजेस नहीं है उसमें। तो आप कह रहे हैं कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लेके नहीं मेरा जाते डाउट है सुविधा के हिसाब से। मेरा लगता है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है उसमें काफी पेजेस नहीं है। ओके। इसलिए जो बीजेपी है, बीजेपी का कोर आइडियोलॉजी है, ये भारत का संविधान से ही है। हमें क्यों संविधान बदलना चाहिए जब हम जो चाहते हूं वो सब कुछ संविधान में है? तो हमें क्यों संविधान बदलना है? अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब आपने इतना काम के हिंदू मुसलमान करते हैं आप लोग, हर स्पीच में जाके राम मंदिर तो करना बताते हैं। पड़ेगा। क्यों करना नहीं पड़ेगा? हमारा देश का जो बंटवारा हुआ वो तो रिलीजियस लाइन में ही हुआ। हमारा देश से पाकिस्तान कैसे बना? तो पाकिस्तान बना ऑन हिंदू मुस्लिम प्लैंक। नाउ पाकिस्तान का साथ एटॉमिक वेपन है मान लीजिए, तो हमें भी एटॉमिक एनर्जी डेवलप करना पड़ेगा। पाकिस्तान का कश्मीर पॉलिसी क्या है, उसका काउंटर में हमारा पॉलिसी हमें बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान का पास पीओके है, हमको लेना है कभी ना कहीं। तो हमारा जो पॉलिटिकल इंडिया का जो भारत का जो पॉलिटिकल फाउंडेशन है उसमें हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इज ए इनहेरेंट थिंग्स। अभी हम देश को एक आधार पर लेके जाना चाहता हूं जहां कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है। देश में शुरुआत ही हुआ हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट से। तो ये बात कोई नया बात नहीं है कि हमारा देश में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो तो था, यू हैव टू एडमिट। बट प्रयास हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट कम होते जाए। एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। एक बार 370 खत्म हो गया, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। एक बार राम मंदिर बन गया, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। आगे जाके कृष्ण जन्मभूमि हमें दे दो और ज्ञान वापी हमें दे दो, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। हमारा तो एफर्ट ही है कि कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आप वो बोल नहीं सकता है। देश का विभाजन का आधार ही तो वो कॉन्फ्लिक्ट रहा नहीं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट अब देश के भीतर आप क्रिएट कर रहे हैं या वो भीतर से ही तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना। आज भी तो हमारा देश में कॉन्फ्लिक्ट है। अभी भी तो कोई सारे कश्मीरी बोलते हैं कि देश को आजाद दो, कश्मीर को आजाद करो। दैट एलिमेंट स्टिल एग्जिस्ट विद इन द कंट्री। अभी भी तो देश में बहुत सारे मिलिटेंट हैं जो देश में आके बॉम्ब दे देते हैं, एंड यू नो अबाउट देयर रिलीजन। तो दैट कॉन्फ्लिक्ट स्टिल एग्जिस्ट। सबका साथ नहीं, जो आपका इथोस को इंडिया एज ए नेशन जो लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है उनका साथ तो आपका कॉन्फ्लिक्ट है ही। वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कौन बोला है? हमारा सारा एफर्ट ही है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ये बोलना झूठ है। दैट कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट इन वेरियस लेवल। कोई हिंदू नहीं चाहते कि भारत में कोई आजाद कश्मीर बने, लेकिन मे बी मिनिमम, बट ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मुस्लिम फील्स दैट देयर शुड बी आजाद कश्मीर। कोई हिंदू लीडर नहीं है भारत में जाके बोलता है पाकिस्तान का साथ बात करो, बॉर्डर खोल दो। बट फारूक अब्दुल्ला स्टिल एग्जिस्ट, महबूबा मुफ्ती एग्जिस्ट इन दिस कंट्री। सो ये एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का फेज है। एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का तरफ अब जब जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट का बात तो जिगर आएगा ही आएगा।
ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा सवाल ये है, जो अभी आपने जिक्र किया, पाकिस्तान पे मैं लौटूंगी वापस क्योंकि हम हिंदुत्व की बात कर रहे थे। अभी नाना पटोले ने कहा कि आपने ऐसा राम मंदिर बनाया है कि उनको शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। अभी शुद्धिकरण नाना पटोले का और एक लाइन आगे बोलिए, उन्होंने बोला हम लोग शुद्धिकरण करवाएंगे। जी, कांग्रेस पार्टी का लीडर कौन है? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का रिलीजन क्या है, कोई जानते हैं? इज शी ए प्रैक्टिसिंग हिंदू? सोनिया गांधी राम मंदिर का कैसे शुद्धिकरण करेगा बताइए? हाउ शी कैन टेक इनिशिएटिव? वो कैसे राम मंदिर शुद्धिकरण का इनिशिएटिव ले सकता है अनटिल यू आर ए प्रैक्टिसिंग हिंदू? तो मैं नाना पटोले को पूछना चाहता हूं, भाई आपका मैडम का रिलीजन आप पहले मुझे बताओ, फिर जाके आगे होगा कि आप राम मंदिर में अंदर भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, एक अलग बात है, मंदिर कमेटी निर्णय लेगा। लेकिन आप शुद्धिकरण तो नहीं कर सकते उनका। पहले तो देश को बताओ आप हिंदू है कि नहीं। मैंने तो लास्ट 5 साल उनको कोई हिंदू मंदिर में नहीं देखा। हो सकता है शी माइट बी ए हिंदू, आई डू नॉट वांट टू डिस्प्यूट, बट कम से कम तो राम मंदिर शुद्धिकरण का पहले कम से कम तो अपना नेता का रिलीजियन तो बताओ देश को। नहीं, लेकिन जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा अब जाते नहीं लोग राम मंदिर में, रामगोपाल यादव ने कहा अशुभ है, बेकार है। आप जितना राम का खिलाफ आप बोलेगा, आप राम मंदिर जाते नहीं हो। आप कैमरा लेके जाओ ना, देखो ना राम मंदिर में लोग जाते कि नहीं जाते। ये लोगों का दिमाग में है कि हम नहीं जाते मतलब कोई नहीं गया। दे वांट टू थिंक देमसेल्फ एज ओमनीपोटेंट, कि हम नहीं गया मतलब कोई नहीं गया। तो लाखों लोग दिल्ली नहीं जाते राम मंदिर में। आप जो दिन भारत का राष्ट्रपति महोदया राम मंदिर में गया, नेक्स्ट डे आपने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। आपका भाग्य भी होना पड़ेगा ना राम का दर्शन के लिए। अगले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा तभी तो राम का दर्शन मिलेगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी कुछ पुण्य किया कि नहीं किया, तभी तो उनको मौका मिलेगा राम मंदिर जाने का। हम लोग ऐसे बात बात में बोलता हूं ना, बोलोवा आते हैं माँ का वैष्णो देवी में, तभी जाते हैं। जब माँ का बुलावा, बोलोवा आते, तो बोलोवा भी तो आना पड़ेगा आपके लिए। लोग तो ऐसा नहीं जा सकता है। मेरा भी आज तक जाने का सौभाग्य नहीं हुआ है, बुलवा नहीं आया है, मैं भी अभी तक नहीं गया हूं। ऑल्दो आई हैव फुल डिवोशन, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा हो जाता है मैं अभी तक जा नहीं पा रहा हूं। मतलब अभी तक भी मेरा भाग्य में नहीं लिखा है रामलाला का दर्शन का। दैट इज सो ऑनेस्ट। नहीं, वो वही है, जब राम बुलवाएगा तभी तो आप जाएगा। तो ये लोगों को राम बुलाएगा, मेरा तो डाउट है। आपके डियर फ्रेंड असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो आपने डिबेट देखी होगी, 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड जो नवनीत राणा ने कहा, फिर उनका वर्सेस 1 घंटा। फिर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपने दिल्ली वाले पप्पा से पूछो कि मुझे कहाँ आना है। बोले मेरा भाई तोप है, छोटे छोटे कहते हैं, मेरा भाई तोप है, मैंने रोक रखा है, बोलूंगा तो T20 खेलने लगेगा। मेरा तो विनती है उनको आप छोड़ दीजिए, आप रुकवा के मत रखिए, आप उनको छोड़ दीजिए, फिर मुन्ना का हम लोग ख्याल कर लेगा। आपका मुन्ना है ना, तो हम उसको प्यार मोहब्बत जो ही देना है हम लोग दे देगा उनको। आप छोड़ दीजिए उनको, ऐसे रुकवा के मत रखिए, वो सेहत के लिए खराब होता है। अच्छा, ये कहते हैं वो, और आप पे ये आरोप लगता है सर कि आप मियाँ मुसलमान को बहुत डराते हैं। आप कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी उनके मदरसे, कभी उनकी शादी, कभी उनके बच्चे। नहीं देखो, मैं गलत कहाँ बोलता हूं कि आपका बच्चा कितना होना चाहिए, 2-3 जितना को आप एजुकेशन दे सकते हो, तो वो बोलने में गलत क्या है। आज आसाम का 300 मुसलमान बच्चा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ता है, मदरसा नहीं जाते। तो ये क्या है, मतलब ये मैंने कोई गलत एडवाइस दिया? मेरा एडवाइस का कारण ही आज कौम को 300 डॉक्टर मिल रहे हैं।
मैंने एडवाइस क्या दिया कि बच्चा को आप छोटे उम्र में शादी मत करवाए। इट इज अ लीगल एडवाइस। जो संविधान हमें अथॉरिटी देता है, कानून अथॉरिटी देता है कि आप शादी कम उम्र में मत करवाओ, और स्टेट को देखना है कि कोई भी कम उम्र में शादी नहीं होता है। आई एम जस्ट डिस्चार्जिंग माई रोल एज ए चीफ मिनिस्टर। कोई तो प्रिवेलेंट प्रैक्टिस का खिलाफ आप बोलेगा, लोग सोचेगा आप डरवा रहा है, बट दैट इज द मैंडेट ऑफ द लॉ। पुलिस जो लॉ एनफोर्समेंट के लिए जाते हैं, कोई लोग पुलिस से डरता है, लेकिन पुलिस नहीं चाहते कि मुझसे डरो, पुलिस चाहते कि मुझसे कोऑपरेट करो। हमारा भी यही है, हम नहीं चाहते को मुझे डरो, लेकिन अगर मैं कानून का बात बोल रहा हूं तो मुझे कोऑपरेट करो। आप कानून के नाम पर कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, मुझे याद है फारूक साहब का भी आपने जिक्र किया था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा पाकिस्तान में चूड़ी नहीं पहन रखी है। नहीं, आप जाइए पाकिस्तान में, जाके देख के आइए क्या पहनते हैं पाकिस्तान। चूड़ी नहीं तो कुछ तो पहनना होगा। तो फारूक अब्दुल्ला को आफ्टर द इलेक्शन फ्री टिकट्स वगैरह दे देना चाहिए। वो जाके हमें आके बताओ वो क्या पहन के रखा है। मे भी हमारा गलती होगा, हम लोग सोचते हैं कि वो चूड़ी पहन के रखा है, मे भी और कोई दूसरा चीज पहन के रखा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला साहब को एंट्री मिल जाएगा, वो जाके देख के आके हमें बताओ क्या पहन के रखा है। कुछ तो पहन के रखा होगा ना। अच्छा, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बम है, गिरा देगा, 7 सेकंड में अमृतसर पहुंच जाएगा। बात करो पाकिस्तान से। मैं तो ये मानता हूं कि उनका पास बम था, लेकिन जो देश का भी अनाज खरीदने का पैसा नहीं है, क्या वो बम के बैठा हुआ है? वो बम फूटेगा। बम को भी तो आप मेंटेन करना पड़ेगा, बम का पीछे भी तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान का साथ वो पैसा है आज? तो मणिशंकर अय्यर को पहले ये खबर लेना चाहिए कि वो बम अभी भी बम होके बैठा हुआ है कि नहीं होता है। मेरा तो डाउट है वो बम अभी है। अच्छा, एक और मैं आपसे बात कर रही हूं अभी, और आप इतना कैंडिडली मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रही थी, आपको मैं देख रही हूं, सैम पित्रोदा साहब कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज लगते हैं। मुझे तो आप बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हैं, भारतीय। ये क्या है? सैम पित्रोदा इज ए कॉन्शियंस कीपर ऑफ राहुल गांधी। फॉरेन भी जाते हैं तो दोनों एक साथ ही रहते हैं। यही अनाप शनाप बात दोनों साइड करते रहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी भी कभी आलू से सोना वाला बात बोल देता है, सैम पित्रोदा भी बोल देते हैं इसको चाइनीज जैसा लगता है, इसको अरब जैसा लगता है। बट दीज आर आउटकम ऑफ देयर ड्राइंग रूम डिस्कशन। दोनों यही सब बात ही करते रहता है हर वक्त। दादा, मेरे लास्ट 3 क्वेश्चंस है। आप सामने आए तो मैं सवालों को लेके थोड़ा सा ग्रीडी हूं, और मुझे पता है आप टाइम प्रेस्ड भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी इजाजत से वो सवाल पूछ रही हूं। अभी एक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो कमेटी है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी दादा। उसमें ये कहा गया कि करीब 8% हिंदू 1950 के मुकाबले डाउन हुए, और जो माइनॉरिटी थी, खासतौर पे जो मुसलमान थे, वो करीब 14% बढ़े। नहीं, मेरा लगता है, आई कम फ्रॉम असम, मैं असम का बात बोल सकता हूं। प्रति 10 साल में असम में हिंदू ग्रोथ होता है एट द लेवल ऑफ 14%, और मुसलमान ग्रोथ होता है 29 to 34%। मतलब हर 10 साल हमसे मुसलमान आबादी 10% क्लियर ऊपर बढ़ रहा है। 75 साल हो गया, तो असम में कुल मिला के 75% आगे गया है। देश का भी बाकी जगह का हालत यही होगा। तो ये जो रिपोर्ट है, ये स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट है, लेकिन मैं मुसलमान कौम को एक बात बोलना चाहूंगा कि देखो, नंबर से कुछ नहीं होता है। अब बढ़ा है, नाउ मैं क्या कर सकता हूं? यू हैव ए लिबर्टी, आपने किसी को जन्म दिया है, लेकिन शिक्षा दीजिए, इसको आपने क्वालिटी इंप्रूव करवाइए। क्वांटिटी से यू कैन नॉट टेक ओवर इंडिया, क्वालिटी बढ़ाइए। दादा, इसमें मैं, क्योंकि आपने असम का जिक्र किया, इसमें क्या ये पॉपुलेशन ही बढ़ रही है? आपको लग रहा है ये आंकड़ा घुसपैठ की वजह से भी तेजी से ऊपर जा रहा है? देखिए, इसमें हमारा, और क्या आपको लगता है दादा, ये भी आप इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, मुझसे कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा, क्या 50 साल बाद इंडिया मुगलों के काल में चला जाएगा, जहां पे मुस्लिम्स डोमिनेट करेंगे? आप देखो, देयर इज ए 2 लेवल ऑफ
डेमोग्राफी जो चेंज होता है दोनों कारण में होता है। एक है इंटरनल चेंजेस, जो मैं भारतीय हूं लेकिन आज हिंदू कपल एक बच्चा का जन्म देता है, एंड इफ मुसलमान 9 बच्चा का जन्म देते हैं, आई डोंट नो, आई हैव नॉट वेरीफाइड इट, मान लीजिए तब भी 8 का वेरिएशन हो जाएगा। मैं एक रीजन बता रहा हूं। फिर यू हैव ए एक्सपोज बॉर्डर, एटलीस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश का बीच में बॉर्डर का बहुत ही सिस्टम अभी भी बहुत ही जो होना चाहिए अभी भी वो नहीं है। मेघालय का बॉर्डर, असम का बॉर्डर पोरस है, मेनी एरिया स्टिल नॉट बीइंग गार्डेड। सो दिल्ली में, झारखंड में जो नया आबादी आप देख रहे हैं, दीज आर रिजल्ट ऑफ घुसपैठ। सो आपका 2 रीजन से बढ़ता है, घुसपैठ का कारण भी बढ़ता है और आपका जो बर्थ रेशियो है वो हिंदू से ज्यादा है। सो दोनों रीजन से बढ़ते हैं। ठीक है, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर ले। राहुल गांधी पर तो आपने काफी डिटेल में बात करी। वो कह रही हैं कि उनके भाई कायर नहीं है, डरपोक नहीं है, मोदी जी कायर और डरपोक है। नहीं भाई, उनका भाई क्या है, उनसे हम क्यों सर्टिफिकेट ले? घर में हो सकता है वो कायर नहीं है। हमारा भी नटवर सिंह तो लिख के गया था कि ही टूक आउट ए पिस्तौल सोनिया गांधी को पीएम नहीं बनने के कारण। देयर इज ए बुक रिटन बाय नटवर सिंह। तो शायद वो घर में कायर नहीं है, वो तो भाई बहन का बात है, कौन ज्यादा हावी है। लेकिन हमें उनसे क्या मतलब है? कायर नहीं है तो क्या आप जाके बुस्ली जैसा फाइट करेगा, बॉक्सिंग रिंग में जाएगा? आपको क्या करना है? मतलब व्हाट सिग्नल यू वांट टू सेंड कि मोदी जी आपसे मेरा भाई ताकतवर है और बॉक्सिंग रिंग में मेरा भाई सबको खा जाएगा, ये बोलना चाहते हो आप? क्या बोलना चाहते हैं? मतलब मीनिंग क्या है कि मेरा भाई डरपोक नहीं है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सिग्नल? आपका भाई डरपोक नहीं है, इसीलिए तो ये सारे कुछ काम कारनामा करते रहते हैं। तो वो तो डरपोक होते थे तो बहुत सा काम नहीं करते थे। जो आदमी खुद बेल में है वो करप्शन का खिलाफ बोलते हैं। अगर वो डरपोक होते थे, कुछ भी सेल्फ रेस्पेक्ट होते थे, ही वुड हैव रिमेन साइलेंट। पहले हर दिन में अनिल अंबानी को गाली देते थे, आजकल तो नाम भी नहीं लेते हो। भूल गया आप अनिल अंबानी को। अभी आप डरपोक है या नहीं, आप अनिल अंबानी से आप डर गया, तो इसीलिए आप उनका नाम अभी नहीं लेते हो। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार सबसे बड़ी शिकस्त मिलने वाली है, स्पेशली उत्तर प्रदेश दैट में। इज, वो तो अपना उइज है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अगले 12 दिन में अमेठी और रायबरेली में रहूंगा। मतलब क्या है? आपको बोलना चाहिए था अगले 10 दिन में यूपी में रहूंगा। तो आपने तो तेरी हमें दे ही दिया कि एक्सेप्ट अमेठी एंड रायबरेली ऑल योर्स, हम तो खाली 12 दिन इधर ही रुकूंगा। तो मतलब क्या है? सारे ठीक है, वो दोनों में हम आपको फाइट करेगा, बाकी तो सीट आपने हमें दे ही दिया। ठीक है, लास्ट सवाल है। संजय निरुपम ने कहा कि औरंगजेब को महाराष्ट्र में गाड़ दिया गया, तो नरेंद्र मोदी क्या चीज है? इब्राहिम मूसा जो कि मुंबई ब्लास्ट में आरोपी है, वो कैंपेन कर रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए, संजय निरुपम अभी शिवसेना में ज्वाइन किया है, हमारा अलायंस पार्टनर है, तो हमें उनका ऊपर टिप्पणी करना ठीक भी नहीं है और टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस साक्षात्कार के लिए, इतनी कैंडिडली बात करने के लिए, एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।